नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बायो अब बाय वीरेंद्र सर पर। दोस्तों, हमारे 14 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज बायोलॉजी का 15वां लेसन जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी आनुवंशिक अभियांत्रिकी स्टार्ट करते हैं। जो साथी नए जुड़े हैं वे हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज लेसन नंबर 15 आनुवंशिक अभियांत्रिकी। आनुवंशिक अभियांत्रिकी जेनेटिक इंजीनियरिंग। हाँ जी, देखिए, जीव विज्ञान की वह शाखा, जेनेटिक इंजीनियरिंग की परिभाषा क्या हो जाएगी? जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिक पदार्थ के अंदर काट छांट करके जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिक पदार्थ में काट छांट करके अच्छे गुणों का निवेशन, अच्छे गुणों का निवेशन या फिर बेकार गुणों का विलोपन किया जाता है, क्या कहते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। हाँ जी, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिक पदार्थ के अंदर आनुवंशिक पदार्थ में काट छांट करके अच्छे गुणों का तो निवेशन, अर्थात अच्छे गुण तो उसके अंदर समाहित किए जाएं और बेकार गुणों को निकाला जाए। इसे ही हम क्या कहते हैं? आनुवंशिक अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। इसमें अपना नेक्स्ट एक पॉइंट आता है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, पुनर्योगज डीएनए, रिकॉम्बिनेट डीएनए। पुनः प्लस योगज, पुनः यानी दोबारा से, योगज का मतलब जुड़ा हुआ डीएनए। कहने का मतलब है कोई डीएनए है, जैसे ये कोई डीएनए, इसको काट दिया और फिर से जोड़ दिया, जैसे ये काट के ये दो टुकड़े बना दिए। अब इसमें कोई अच्छा या बेकार गुण, अच्छे गुण को तो इसके अंदर जैसे ये समाहित कर दिया अपन ने, और बेकार गुण को यहाँ से जैसे ये टुकड़ा अपन ने हटा दिया। तो इस तरह से जो नया डीएनए बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। परिभाषा के रूप में कैसे लिखेंगे? किसी भी जीव के, परिभाषा के रूप में क्या हो जाएगा? किसी भी जीव के मूल डीएनए, किसी भी जीव के मूल डीएनए में बाहरी डीएनए, किसी भी जीव के मूल डीएनए में बाहरी डीएनए जोड़ने पर बना परिवर्तित डीएनए, बाहरी डीएनए जोड़ने पर बना परिवर्तित डीएनए क्या कहलाता है? पुनर्योगज डीएनए कहलाता है। किसी भी जीव के मूल डीएनए, जैसे मूल डीएनए, ये वाला मूल डीएनए हो गया भाई, ये क्या है? मूल डीएनए। अब इस मूल डीएनए में बाहरी डीएनए, अब अपने को मान लो ये खंड जोड़ना है, बाहरी डीएनए का ये खंड जोड़ना है, तो अपन ने क्या किया? इसको यहाँ से काट दिया, जैसे ये दो खंड बन गए। अब इसके अंदर ये वाला खंड ले जा करके ऐसे समाहित कर दिया, तो ये जो नया डीएनए बना है, जोड़ने के ऊपर बना परिवर्तित डीएनए क्या कहलाएगा? पुनर्योगज डीएनए कहलाता है। क्या कहलाता है? पुनर्योगज डीएनए कहलाता है। पुनर्योगज डीएनए तैयार करने के लिए आवश्यक प्रभावी प्रक्रमों को, पुनर्योगज डीएनए बनाने के लिए
जो आवश्यक प्रभावी प्रक्रम हैं उनको पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी या रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। यानी पुनर्योगज डीएनए बनाने के लिए जो भी तकनीक अपनाई जाती हैं उन तकनीकों को हम क्या कहते हैं? क्या कहेंगे भाई? रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। पुनर्योगज डीएनए तकनीक की खोज किसने की थी? इस पुनर्योगज डीएनए जो तकनीक है इसकी खोज किसने की भाई? स्टेनले कोहेन व हर्बर्ट बोयर के द्वारा की गई। स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर के द्वारा पुनर्योगज डीएनए तकनीक की खोज की गई। इन्होंने जो साइजोनेला और ई कोलाई जीवाणु में पुनर्योगज डीएनए बनाकर दिखाया। कहाँ बनाया इन्होंने? इनके द्वारा साल्मोनेला, जो टाइफाइड का जीवाणु साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला और ये ई कोलाई जो जीवाणु हैं इनके अंदर पुनर्योगज डीएनए बनाया। ई कोलाई जीवाणु के अंदर पुनर्योगज डीएनए का निर्माण करके दिखाया। किन्होंने? स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने ऐसा करके दिखाया। नेक्स्ट अपना पॉइंट आता है जीन अभियांत्रिकी की सामान्य विधि। जीन अभियांत्रिकी की सामान्य विधि। हाँ भाई, जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो जनरल मेथड्स हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं अपन कि जीन अभियांत्रिकी की जो मुख्य विधि हैं उन्हें पुनर्योगज डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। इस पुनर्योगज जो डीएनए टेक्नोलॉजी है इसके कुछ चरण हैं जिनको चरणों के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। पहला चरण आता है वांछित जीन की पहचान एवं पृथक्करण। वांछित जीन की पहचान एवं पृथक्करण। वांछित जीन की पहचान एवं पृथक्करण यानी प्रथम स्टेप आता है, जैसे आपको पता है जैसे ये डीएनए है और डीएनए के ऊपर जीन लगे रहते हैं। डीएनए के ऊपर क्या लगे रहते हैं? जीन इस तरह से लगे रहते हैं। अब सबसे पहले वांछित जीन की पहचान की जाए, यानी इस जीन वो जो हमें चाहिए वो जीन, जैसे ये वाला वो चाहिए वो जीन है, इस जीन की पहचान की गई। अब इस जीन की पहचान करने के बाद इसको अलग करेंगे, इसको यहाँ से काट करके अलग करेंगे। तो ये स्टेप होगा, यानी वांछित जीन की पहचान कर उसे पृथक करने के लिए प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज, यानी पृथक्करण के लिए क्या काम में आते हैं? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम काम में आते हैं। अब इन प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज जो एंजाइम है इन्हें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम भी कहते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम भी इनको कहा जाता है। प्रतिबंधन को इंग्लिश में रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं। यानी सबसे पहले वांछित जीन की पहचान की और वांछित जीन को काटने के लिए या वांछित जीन को पृथक करने के लिए क्या काम में आते हैं? प्रतिबंधन या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम काम में आते हैं।
अब ये रिस्ट्रिक्शन जो एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है, इनकी खोज बर्नर ओरबर एवं हैलिमटन ने 1970 में की। हैलिमटन ने 1970 में, यानी बर्नर ओरबर और हैलिमटन ने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइमों की खोज 1970 के अंदर की। रिस्ट्रिक्शन जो एंडोन्यूक्लियेज है, ये जो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज है, इनको दूसरे नाम, यानी दूसरे नाम किस नाम से, इनको आणविक कैंचियां भी कहा जाता है। आणविक कैंचियां भी कहा जाता है। कैंचियां क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डीएनए को काटने के काम में आते हैं, इसलिए जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज हैं उन्हें आणविक कैंचियां भी कहते हैं। हाँ जी, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिक पदार्थ के अंदर काट छांट करके अच्छे गुणों का निवेशन या बेकार गुणों का विलोपन किया जाता है, उसे जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे जो मुख्य पॉइंट होता है उसे हम पुनर्योगट डीएनए तकनीक कहते हैं। कौन सी तकनीक है? यहाँ पे किसी भी जीव के मूल डीएनए के अंदर बाहरी डीएनए जोड़ने पर जो बना हुआ परिवर्तित डीएनए होता है उसे ही हम पुनर्योगज डीएनए कहते हैं, और इस तकनीक को पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी कहा जाता है। पुनर्योगज डीएनए तकनीक की खोज स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर द्वारा की गई। इन्होंने साल्मोनेला व ई कोलाई जीवाणु के अंदर पुनर्योगज डीएनए बनाकर दिखाया। अब जो जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसकी सामान्य विधियों के कुछ चरण हैं। पहला चरण क्या आता है? वांछित जीन की पहचान एवं पृथक्करण। तो सबसे पहले वांछित जीन की पहचान करने के बाद उसको वहाँ से पृथक करने के लिए या काटने के लिए प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम काम में लिए जाते हैं, जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज भी कहलाते हैं। इनकी खोज बर्नर ओरबर व हैलिमटन ने 1970 में की। इनको आणविक कैंचियां भी कहते हैं। ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज हैं, ये डीएनए अणु को एक निश्चित स्थलों से काटते हैं। डीएनए को निश्चित स्थलों से काटने का काम करते हैं। ये भाई जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज हैं वो प्राकृतिक रूप से ई कोलाई, बेसिलस स्ट्रेप्टोकोकस और थर्मस इक्वेरियस में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? ई कोलाई में, इस्चरेरिया कोलाई के अंदर, और बेसिलस स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु में, और थर्मस एक्वेटिस के अंदर पाए जाते हैं। थर्मस एक्वेटिस में ये पाए जाते हैं। जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हैं ये? 3 प्रकार के। टाइप 1 एंडोन्यूक्लियेज, जिनको अपन पहला क्या बोलते हैं? टाइप 1 एंडोन्यूक्लियेज, जिसको आर फर्स्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर फर्स्ट। दूसरा होता है टाइप सेकंड एंडोन्यूक्लियेज, जिसको आर सेकंड कहा जाता है। और तीसरा होता है टाइप थर्ड एंडोन्यूक्लियेज, आर थर्ड कहते हैं जिसको क्या कहते हैं? आर थर्ड कहते हैं। आर सेकंड एंडोन्यूक्लियेज का उपयोग जीन क्लोनिंग में व रिस्ट्रिक्शन मानचित्रण में किया जाता है। ये आर सेकंड है, इसका उपयोग है वो जीन
क्लोनिंग के अंदर और रिस्ट्रिक्शन मानचित्रण के अंदर किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल लें इसका R सेकंड का इको R फर्स्ट और हिंड सेकंड, ये टाइप सेकंड या टाइप 2 प्रकार के रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं जो जीन क्लोनिंग और रिस्ट्रिक्शन जो मानचित्रण है उसके अंदर काम में लिया जाता है। अब रिस्ट्रिक्शन जो एंजाइम हैं इनका नामकरण कैसे किया जाता है वो नामकरण देखेंगे। तो हमारा टॉपिक है रिस्ट्रिक्शन एंजाइमों का नामकरण। रिस्ट्रिक्शन एंजाइमों का नामकरण। रिस्ट्रिक्शन एंजाइमों का नामकरण, हाँ जी, रिस्ट्रिक्शन एंजाइमों का नामकरण यानी एंजाइम का प्रथम अक्षर वंश से लिया जाता है। एंजाइम है, एंजाइम का पहला अक्षर किससे लिया जाता है? वंश से लिया जाता है, वंश से लिया जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता चलूँगा। जैसे इको R फर्स्ट है, ये इसको समझा रहा हूँ मैं। ये ई से इस्चरेरिया, ई से क्या है? इस्चरेरिया कोलाई एक जीवाणु है जिसको हम संक्षिप्त में ई कोलाई कहते हैं, इस्चरेरिया कोलाई। तो एंजाइम का पहला अक्षर किससे लिया जाता है? वंश से। तो अपन किसी भी जीव का जो नामकरण करते हैं 2 पदों में करते हैं, पहला पद वंश का और दूसरा पद जाति का। तो ई कहाँ से आया? इस्चरेरिया से। कहाँ से आया? इस्चरेरिया से, जिसमें मतलब उस एंजाइम को खोजा गया और ये जो पहला अक्षर है ये कैपिटल लिखा जाता है। यह कैसा लिखा जाता है? कैपिटल लिखा जाता है। ठीक है भाई, ये कैसे लिखा जाएगा? कैपिटल लिखा जाएगा। दूसरा, इसके बाद के 2 अक्षर उस वंश की जाति के होते हैं। बाद के 2 अक्षर जाति से होते हैं, बाद के 2 अक्षर किससे होते हैं? जाति से। तो कोलाई को COLI, तो 2 अक्षर CO कहाँ से आ गया? ये CO कहाँ से आया है? जाति से आया है, जाति से लिए जाते हैं। इन्हें छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। ये कैसे लिखे जाते हैं? ये छोटे अक्षरों में लिखे जाते हैं, ये छोटे अक्षरों में लिखे जाते हैं। ये तीनों अक्षर तिरछे लिखे जाएंगे। ये तीनों अक्षर कैसे लिखे जाएंगे? तिरछे लिखे जाते हैं। तिरछे यानी इटालियन यानी तिरछे अक्षरों में लिखे जाएंगे। कहने का मतलब है जैसे ऐसे लिखे जाएंगे, इको ऐसे तिरछे अक्षरों के अंदर लिखे जाते हैं। जैसे अपन बात कर रहे थे इकोलाई यानी इको R फर्स्ट, ऐसे एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन। एग्जाम्पल लें, जैसे ये इको R फर्स्ट है और ये हिंड सेकंड है, तो इनका अपन नामकरण करें तो जैसे इको में ये
इस्चरेरिया कोलाई से, इस्चरेरिया कोलाई ये वंश और ये हो गया जाति। ऐसे ही HIN में हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से कौन सा हिंड सेकंड खोजा गया था, इसलिए भाई इसका नामकरण ये HIN से किया जाता है। H हीमोफिलस से, IN इन्फ्लुएंजी से लिया गया है। 3 अक्षरों की बात हो गई। अब चौथा अक्षर यानी चौथे अक्षर के रूप में तीसरी बात आ जाएगी। चौथे अक्षर के रूप में वंश के उस प्रभेद को लिखा जाता है, वंश के उस प्रभेद को लिखा जाता है, उस प्रभेद को लिखा जाता है जिससे उसे निकाला गया है, जिससे उसे निकाला गया है, जिससे उसे निकाला गया है। अब जैसे अपन बात कर रहे हैं ई को आर, तो ये ई क्या हो गया, ये तो वंश हो गया, और ये को है ये जाति हो गया, और आर हो गया प्रभेद। आर क्या हो गया, प्रभेद। यानी आर ई कोलाई के आर प्रभेद से ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम खोजा गया है या निकाला गया है। तो नामकरण समझ में आया कि नहीं आया? देखो, नामकरण में प्रथम अक्षर वंश से जो कैपिटल लिखा जाएगा, बाद के 2 अक्षर जाति से जो स्मॉल लिखे जाएंगे, और ये तीनों कैसे लिखे जाते हैं, इटालियन भाषा में या तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं, और चौथा अक्षर वंश के उस प्रभेद से लिया जाता है जिससे उसे निकाला गया होता है, जिससे उसे निकाला गया है उससे लिखा जाता है। यदि एक ही जीव से एक से अधिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम खोजे जाएं, यदि एक ही जीव से एक से अधिक प्रतिबंधन एंजाइम खोजे गए हों तो इन्हें रोमन अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो क्या करते हैं, रोमन अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे अपन कर रहे थे, जैसे इको आर फर्स्ट, जैसे इको आर फर्स्ट, इको आर सेकंड। तो ये क्या है, ये भाई एक ही जीव से एक से अधिक क्या खोजे गए हैं, प्रतिबंधन एंजाइम खोजे गए हैं, तो आगे उनको रोमन अक्षरों से लिखा जाता है। इको आर फर्स्ट डीएनए के 6 क्षार युग्मों को पहचानता है, यानी 6 क्षार युग्मों को, ये वाला जो एंजाइम है यह 6 क्षार युग्मों का एक विशिष्ट अनुक्रम होता है जिसे पहचानता है। 6 क्षार युग्मों के विशिष्ट अनुक्रम को पहचानता है, विशिष्ट अनुक्रम को पहचानता है। अब ये 6 क्षार युग्मों का एक विशेष अनुक्रम है जिसे आगे या पीछे से पढ़ने पर एक ही शब्द, जिसे आगे या पीछे से पढ़ने पर एक ही शब्द बनता है, एक ही
शब्द बनता है, शब्द बनता है। ये 6 क्षार युग्मों से एक विशेष अनुक्रम को पहचानता है और वहां से उसको काटने का काम करता है। पहचान करके, और ये जो ग्वानिन व एडेनिन के बीच से डीएनए को काटता है, डीएनए को काटता है। ऐसे सब 6 क्षार युग्मों के विशेष अनुक्रम को, 6 क्षार युग्मों के विशेष अनुक्रम को डीएनए पोलिंड्रोम कहते हैं। डीएनए क्या कहेंगे? पोलिंड्रोम। एक शब्द पोलिंड्रोम और होता है। शब्द पोलिंड्रोम और डीएनए पोलिंड्रोम में अंतर समझना। भाई ये तो डीएनए पोलिंड्रोम, जैसे अपन डीएनए पोलिंड्रोम बना रहा हूं मैं, GAATTC। ये एक लड़ी है जिसकी ध्रुवता ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। दूसरी लड़ी है डीएनए की जिसकी ध्रुवता विपरीत होगी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ग्वानिन से कौन बंध बनाता है? साइटोसिन। ग्वानिन से साइटोसिन, एडेनिन से थाइमिन, थाइमिन से एडेनिन, और ग्वानिन से साइटोसिन से ग्वानिन। अब देखो डीएनए पोलिंड्रोम क्या है भाई? पढ़ने की दिशा एक रख रहे हैं हम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, पढ़ने की दिशा एक रख रहे हैं। क्या बन रहा है? GAATTC। इसको भी पढ़ेंगे GAATTC, इधर से 5 से 3 की ओर, 5 से 3 की ओर। ये 3 से 5 की ओर पढ़ लो, 3 से 5 की ओर पढ़ेंगे। दोनों लड़ियों को 3 से 5 की ओर पढ़ना पड़ेगा। CTTAAG, CTTAAG। ये तो होता है डीएनए पोलिंड्रोम। और शब्द पोलिंड्रोम होता है जैसे मलयालम, मलयालम। इसको आगे से पढ़ लो, पीछे से पढ़ लो। मलयालम इधर से पढ़ेंगे तो मलयालम। ये शब्द पोलिंड्रोम है और ये डीएनए पोलिंड्रोम, क्योंकि डीएनए 2 लड़ियों के अंदर पाया जाता है। तो इको आर फर्स्ट है, वह 6 क्षार युग्मों के एक विशेष अनुक्रम को पहचानता है, जिसको आगे पीछे से पढ़ने पर, पढ़ने की दिशा क्या रखें? समान। दोनों लड़ियों में पढ़ने की दिशा क्या रखेंगे? समान। समान रखते हुए आगे पीछे से पढ़ेंगे तो एक ही शब्द की रचना होती है। उसे पहचानता है और पहचान करके और ग्वानिन और एडेनिन के मध्य से उस डीएनए लड़ी को काटता है। इसे डीएनए 6 क्षार युग्मों के इस अनुक्रम को डीएनए पोलिंड्रोम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझना भी, एग्जाम्पल के रूप में समझना, जैसे ये एक लड़ी है GAATTC, ये 3 प्राइम आ गया। इधर दूसरी लड़ी है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और इसकी हो गई CTTAAG। अब ये कहाँ से काटता है? G और A के मध्य से। ये G और A यहाँ पे, यानी यहाँ से काटना स्टार्ट करेगा, और ये G और A मध्य यहाँ पे। अब ये 2 लड़ियाँ बन गई। कैसे बन गई? यहाँ तो G आ गया और ये कहाँ चला गया? आगे कट करके AATTC आगे चला गया, और इधर आ गया CTTAA, और ये G इधर आ गया। तो इस तरह से यहाँ से ये कट गए, ये कट गए। G से C बंद बना लिया, यहाँ पे ये यहाँ से इधर से ये कट गया डीएनए। ठीक है। विभिन्न स्रोतों से जो प्राप्त डीएनए खंडों को जोड़ने के लिए, अब ये जो कटे हुए डीएनए खंड हैं, कटे हुए डीएनए खंड हैं, उनको जोड़ने के लिए कई बार पूछता है आपको
कटे हुए डीएनए खंड को, ये बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है, कटे हुए डीएनए खंडों को जोड़ने के लिए कौन काम में आएगा? लाइगेज एंजाइम काम में आता है। लाइगेज एंजाइम काम में आता है। लाइगेज एंजाइम काम में आता है। हाँ जी, अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम आने वाले कुछ अन्य एंजाइम। नेक्स्ट टॉपिक है अपना जीन अभियांत्रिकी में काम आने वाले अन्य एंजाइम। हाँ जी, पहला आता है आरएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आरएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आरएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, यानी यह एंजाइम आरएनए टेम्पलेट पर डीएनए के न्यूक्लियोटाइडों का बहुलीकरण करता है। ये क्या करता है? ये एंजाइम क्या काम करेगा भाई? आरएनए टेम्पलेट पे, आरएनए को टेम्पलेट रज्जु बनाएगा। टेम्पलेट पर क्या करता है? डीएनए के न्यूक्लियोटाइडों का बहुलीकरण करता है आरएनए टेम्पलेट पे। यानी आरएनए है वो प्लेटफॉर्म के रूप में काम कर रहा है, मुख्य रज्जु के रूप में काम कर रहा है, और आरएनए के द्वारा डीएनए भाई न्यूक्लियोटाइडों का बहुलीकरण करता है। इसलिए इसको अपन ने आरएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का है। यानी आरएनए को तो टेम्पलेट रज्जु के रूप में काम मिलेगा, मुख्य रज्जु के रूप में, जैसे ये आरएनए, ठीक है, और इसके ऊपर आरएनए के ऊपर डीएनए के न्यूक्लियोटाइडों का बहुलीकरण करता है। दूसरा आता है डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये एंजाइम क्या करेगा? डीएनए टेम्पलेट पर डीएनए के न्यूक्लियोटाइडों का बहुलीकरण। अब यहाँ पे तो टेम्पलेट क्या था? आरएनए था। यहाँ पे डीएनए टेम्पलेट पर क्या करेगा? डीएनए न्यूक्लियोटाइडों का बहुलीकरण करेगा। डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है? डीएनए टेम्पलेट पर डीएनए न्यूक्लियोटाइडों का बहुलीकरण करता है। हाँ जी, अगला आता है लाइगेजेज। लाइगेजेज क्या काम करता है भाई? लाइगेजेज यह एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है। अभी आया था, क्या करेगा? डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारा लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या काम करता है? यह एंजाइम जीवाणु की कोशिका भित्ति को गलाता है। जीवाणु की कोशिका
भित्ति को गलाता है, कोशिका भित्ति को क्या करता है, गलाता है। हाँ, और ताकि जीवाणु से डीएनए को आसानी से अलग किया जाए, ताकि क्या कर सके, जीवाणु से डीएनए को आसानी से अलग कर सकें, अलग कर सकें। लाइसोजाइम क्या करता है, जीवाणु की कोशिका भित्ति को गलाएगा। जैसे ये जीवाणु है, ये जीवाणु कोशिका भित्ति को गला देगा, तो जीवाणु से जैसे इसका ये डीएनए, इसको आसानी से अलग किया जा सके। नेक्स्ट है हमारा क्षारीय फास्फेटेज। क्षारीय फास्फेटेज, क्षारीय फास्फेटेज, ये एंजाइम वृत्ताकार डीएनए को रेखित करता है। जैसे ये वृत्ताकार डीएनए, इस वृत्ताकार डीएनए को रेखित कर 5 प्राइम सिरे से फास्फेट समूह को जोड़ता है। रेखिक डीएनए में विजातीय डीएनए को आसानी से निवेशित कराया जा सकता है, अर्थात यह एंजाइम डीएनए की वृत्ताकार होने की प्रवृत्ति को रोकता है। ये डीएनए क्या करेगा, जैसे ये वृत्ताकार डीएनए, जैसे ये वृत्ताकार, इस तरह से वृत्ताकार डीएनए, अब इस वृत्ताकार डीएनए को यहाँ से काट देगा, तो ये कैसा बन गया, अब रेखिक बन गया ऐसे। ठीक है, तो इसका जैसे 5 प्राइम सिरा है, ये 3 प्राइम सिरा है, ये ऊपर वाला 3 प्राइम होगा, ये 5 प्राइम होगा। तो जैसे ये लड़ी है, इसका ये 5 प्राइम सिरा है ना, यहाँ पे फास्फेट समूह को जोड़ेगा। किसको, फास्फेट समूह को जोड़ेगा। इधर 5 प्राइम पे फास्फेट समूह को जोड़ने का काम करता है, अर्थात वृत्ताकार डीएनए को रेखिक बनाता है। ये वृत्ताकार को ये क्या बनाता है, रेखिक बनाता है। वृत्ताकार को रेखिक डीएनए के रूप में बदलने का काम कौन करता है, क्षारीय फास्फेटेज एंजाइम करता है। आज के वीडियो में इतना ही। इस पाठ के अगले टॉपिक के हेतु हमारा नेक्स्ट वीडियो देखें। धन्यवाद।